हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें उनकी विलियम वर्ड्सवर्थ की 3 पोएम को पढ़ना है, द टेबल्स टर्न, द सॉलिटरी रिपर एंड द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइटर का इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद पोएम के कुछ की पॉइंट्स, देन उसके बाद पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे उसके कुछ क्वेश्चन। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो। जो आपको पोएम एक्सप्लेन की जाएगी, समझ में आएगी, देन उसके बाद उसके ही MCQs आपको करवाए जाएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस पोएम को। बात करते हैं राइटर के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ जो है 7 अप्रैल 1770 में हुआ था, कोकरमाउथ, लेक डिस्ट्रिक्ट, इंग्लैंड में। ओके, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? लेक डिस्ट्रिक्ट। इनकी एजुकेशन की बात करें तो 1787 ही वॉज एनरोल्ड एट सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन को पूरा किया था। Then in 1843-1850 Wordsworth became poet laureate after the death of Robert Southey। तो रॉबर्ट साउथी की डेथ के बाद इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग कॉल्ड हिम लॉस्ट रीडर। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इन्हें क्या बोला था? लॉस्ट रीडर, क्योंकि जब ये पोएट लॉरिएट थे तो इन्होंने उस टाइम कोई भी ऑफिशियल राइटिंग वर्क किया नहीं था, इसलिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इन्हें लॉस्ट रीडर कह करके बुलाया था। William Wordsworth died at home at Riddal Mount of Pleurisy on 20th April 1850 and was buried at St. Oswald Church, Grasmere। ठीक है, इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 को और इन्हें कौन से चर्च में जो है बुरीड किया गया था, मतलब दफनाया गया था? सेंट ओसबर्ड चर्च। आप ये नाम याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ओके, यदि आपको डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है तो आप ऊपर दी गई लिंक में क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ये थे हमारे राइटर के बारे में। अब हम बात करते हैं पोएम के बारे में। तो द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम। ठीक है, पोएम कब पब्लिश हुई थी? 1807 में। और किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के इन 2 वॉल्यूम वाले कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। और पोएम की मीट्रिक की बात करें तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है ये पोएम। ओके, और इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये है ABBA ABBA। और जो सस्टेट मतलब 6 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसे हम बोलते हैं सस्टेट, तो वो लिखा गया है CD 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 राइम में। ओके, और ये पोएम एक टाइप से सोनेट है, इटालियन सोनेट, या जैसे हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है यदि क्वेश्चन में कि द विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम जो है द वर्ल्ड इज़ टू मच, वो किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो ये एक सोनेट का एग्जाम्पल है। ओके, आइए डिस्कस करते हैं आप पोएम के बारे में। इस पोएम की बात करूं तो इस पोएम में लगभग 14 लाइन्स हैं, टोटल 14 लाइन्स है। और इस पोएम को जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। तो उस टाइम पे वर्ल्ड में जो चेंजेस हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रही थी, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या बताया है? नेचर और ह्यूमन का रिलेशन बताया कि कैसे जो इंसान है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागने लगा था और नेचर को इग्नोर करने लगा था। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने नेचर के पर्सपेक्टिव से इस पोएम को दर्शाया है कि कैसे नेचर अपने बारे में बता रहा है कि जो मैनकाइंड है या ह्यूमंस हैं वो कैसे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। तो इस पोएम में यही एक्सप्लेन किया गया है। आपको इस पोएम को उसी फील के साथ कनेक्ट करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस लेट एंड सून, मतलब अब बहुत हो गया। प्रकृति क्या बोल रही है, नेचर, कि अब तो बहुत ही देर हो चुकी है। लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर, वी ले वेस्ट अवर पावर, मतलब हम अपनी शक्तियों को जो है किस में वेस्ट कर रहे हैं? बस खर्च करते हैं। हम जो प्राप्त करते हैं उसको खर्च करते हैं और हम अपनी शक्तियों को क्या है, बेकार ही कर रहे हैं, मतलब उसका कोई अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हैं। आगे की लाइन में पोएट क्या बोलते हैं? लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अर्स, जो हमारा ये नेचर है इसको हम बहुत ही कम देख रहे हैं। लिटिल वी सी मतलब बहुत ही कम उसकी तरफ नज़र डालते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून, और हमने अपने दिल को भी इस प्रकृति से बहुत ही दूर कर लिया है। अ सॉर्डेड बून, सॉर्डेड बून का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड यूज़ किए गए हैं। बून का मतलब होता है वरदान और सॉर्डेड का मतलब होता है बेकार सी चीज़ें। ठीक है, अ सॉर्डेड बून
जैसे कि हम अपना जो मन है, जैसे आजकल मोबाइल में ज़्यादा लगा रहता है, नेचर की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते कि ये सूरज चंद्रमा ये चांद तारे क्या हमें दे रहे हैं, कैसे हम इस प्रकृति को फील करें। तो इस लाइन में यही बताया गया है, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून, मतलब इन बेकार सी चीज़ों के लिए जिनको हम वरदान समझते हैं, जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, इसको हम वरदान समझते हैं, और इसके लिए हम जो हैं अपनी प्रकृति से दूर हो चुके हैं पूरी तरह से। तो फर्स्ट स्टैंजा में यही कंक्लूड किया गया है, फिर से आप देख लीजिए। द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले बेस्ड अवर पावर्स, मतलब कितनी ही जल्दी और कितनी ही देर से जो हम प्राप्त कर रहे हैं और जो हम खर्च कर रहे हैं अपनी ही पावर्स को हम वेस्ट कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ और हम इस नेचर को जो हमारा है इसको बहुत ही कम ध्यान दे रहे हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून, और ये जो बेमतलब का जो वरदान या बेमतलब की जो चीज़ें हैं इनके लिए हम अपने दिल को इस नेचर से दूर ही करते जा रहे हैं। देखिए आगे की स्टैंजा में और लाइंस में जो हमारा नेचर है उसकी खूबसूरती को कितने अच्छे से बताया गया। ओके, दिस सी दैट बियर्स आर बोसम टू द मून, और ये जो समुद्र है जो चांद के सामने अपना सीना ताने खड़ा हुआ है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, हॉलिंग मतलब क्या बोलते हैं, गरजना। ठीक है, ये जो हवाएं हैं जो हर पल हर घंटे गरजती रहती हैं। एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और ये सब इकट्ठे होते हैं कैसे, एक खाली कली की तरह, मतलब स्लीपिंग, सोया हुआ जो फूल होता है उसकी सारी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर। ठीक है, स्लीपिंग फ्लावर में यहाँ पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल दिया गया। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, और इन सब सारी चीज़ों को देखने के लिए हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, मतलब हमारा ध्यान इनकी तरफ जाता ही नहीं है कि कैसे ये समुद्र जो है इतना अच्छा, उसकी जो लहरें हैं लहरा रही हैं, ये जो हवा इतनी अच्छी चल रही है, और ये जो फूल हैं जब हवा चलती है तो कैसे वो खिलते हैं, और कैसे वो रात को जो स्लीपिंग फ्लावर है मतलब उसकी जो कलियां बंद हो जाती हैं। तो हम नेचर की इस ब्यूटी को, इस खूबसूरती को नज़रअंदाज कर रहे हैं, किसके लिए, सिर्फ इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए। ओके, हमारा ध्यान इनकी तरफ जाता ही नहीं है। तो नेचर की ब्यूटी को यहाँ पर मतलब पोइट नेचर के तौर पर ही बताने की कोशिश कर रहा है। इन लाइंस का मीनिंग आपको समझ में आ गया। इन पूरी लाइंस में पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। ओके, दिस सी दैट बियर्स और बोसम टू द मून, जैसे ये समुद्र खड़ा हुआ है चांद के सामने। द विंड्स दैट बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, मतलब जैसे ये हवाएं गरजती रहती हैं प्रतिदिन प्रति घंटे। एंड आर अब गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, और कैसे जो फ्लावर सोया हुआ उसकी कलियां जैसे बंद हैं। इन सब को देखने के लिए फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टोन, कैसे हम आउट ऑफ टोन हो चुके हैं। नेक्स्ट लाइन डिस्कस करते हैं। इट मूव्स अस नॉट, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है हम आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। ग्रेट गॉड आई रदर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटबर्न, तो ये बोल रहे हैं हे भगवान, मतलब मेरे महान गॉड, अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड काउंट, या तो मुझे पैगन बना दो, मतलब एक सन्यासी, पैगन जो किसी भी दुनिया में किसी भी धर्म को मानता ना हो। ठीक है, अधर्मी टाइप का कह सकते हैं। अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटबर्न, मतलब एक सन्यासी जो रहता है वो सारी मोह माया से दूर रहता है। जैसे एक सकल्ड इन अ क्रीड आउटबर्न, मतलब जैसे एक बच्चा अपनी माँ का जब दूध फीड करता है तो वो किसी भी बात को ध्यान नहीं देता है, वैसे ये पैगन का एग्जाम्पल लेके समझाया गया कि पैगन को भी, जो सन्यासी लोग रहते हैं उन्हें दुनिया की मटेरियलिस्टिक किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता। तो हे भगवान तुम मुझे पैगन ही बना दो। ठीक है, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ले, प्लीजेंट ले मतलब एक ली मतलब मैदान, मनोहारी मैदान, और मैं खड़ा रहूं बस उस मनोहारी मैदान की तरफ। हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन, फॉरलॉन मतलब अकेला या दुखी। तो ये जो ग्लिम्सेस हैं, इस तरह की मनोहारी दृश्य की जो ग्लिम्सेस हैं वो मुझे अकेलेपन और दुख से दूर कर दें। इस स्टैंजा में पोइट हमें ये बता रहे हैं कि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जो हमें कहीं भी मूव करने नहीं दे रहा है। तो हे भगवान, या तो तुम मुझे पैगन बना दो, ठीक है, ताकि मैं इस चीज़ों को, अधर्मी चीज़ों को देख ही ना पाऊँ। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेसेंटली, और मैं बस इस मैदान में खड़ा होकर जो मनोहारी दृश्य है उसको देख पाऊँ। हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन, और ये जो मनोहारी दृश्य है ये मैं देखूँ तो अपने आप को कम अकेला महसूस करूँ। ठीक है, मेक मी लेस फॉरलॉन। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और हेयर ओल्ड ट्रिटन बिलो हिज ब्रिथ हॉर्न, और मैं किसको देख पाऊँ, प्रोटियस को समुद्र से राइज करते देख पाऊँ, और ओल्ड ट्रिटन के जो शंख की ध्वनि है मैं उसको महसूस कर पाऊँ। ठीक है, तो पोएट जो है ये
नेचर के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसने हमें नेचर से बहुत ही दूर कर दिया है। तो मैं इन सब को अब अपने आप में महसूस करना चाहता हूँ, इनका जो है इनकी खुशी को महसूस करना चाहता हूँ, इन सारी नेचर की जो ब्यूटी है उसका आनंद लेना चाहता हूँ। तो आई होप आपको ये जो पोएम की लाइंस हैं ये बहुत ही अच्छे से समझ में आई हूँ। नेक्स्ट हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोएम वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस पब्लिश्ड इन विच ईयर। ये पोएम किस ईयर में पब्लिश हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1805, सेकंड 1807, थर्ड 1801 एंड लास्ट 1808। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस पोएम पब्लिश हुई थी हमारी 1807 में। इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस रिटन इन, ठीक है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस जो किस मीटर में लिखी गई? तो फर्स्ट ऑप्शन है आयम्बिक टेट्रामीटर, सेकंड ऑप्शन आयम्बिक ट्राईमीटर, थर्ड आयम्बिक पेंटामीटर या फिर नन ऑफ दी अबव। ओके, इसका राइट आंसर है आयम्बिक पेंटामीटर। तो आंसर होगा आंसर सी, आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी ग्रीक गॉड्स आर डिस्क्राइब इन दिस पोएम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इस पोएम में जो है ग्रीक गॉड्स का जो यहाँ पे यूज़ किया गया है वो कितने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड 3, फोर्थ 1 या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपने देखा जैसे किसके बारे में जिक्र किया गया है? 2 ग्रीक गॉड्स के बारे में जिक्र किया गया है। कभी कभी इनका नाम भी पूछ लेते हैं, तो इनका नाम है प्रोटियस एंड ट्राइटन। ओके, प्रोटियस एंड ट्राइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सी दैट बियर्स हर बॉसम टू द मून फिगर विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस लाइन। तो इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मेटाफर, सेकंड सिम्बली, थर्ड अलिट्रेशन या फिर पर्सोनिफिकेशन। द सी दैट बियर्स हर बॉसम टू द मून, मतलब ये जो समुद्र है ये अपना सीना ताने बॉसम कर रहा है किसके सामने? चांद के सामने। तो इसे पर्सोनीफाई किया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस लाइन। तो इसके ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है एजोनेंस, सेकंड ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन, थर्ड है बोथ ए एंड बी या फिर डी, नन ऑफ दी अबव। तो इस लाइंस को आप यदि एक बार बोलकर देखिए, द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, ठीक है, तो हवा जो ये बह रही है प्रतिदिन प्रति घंटे। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है और एसोनेंस भी है। एसोनेंस क्या होता है? वॉवल साउंड का रिपीटेशन। तो आप इसे बोलकर देखिए, यहाँ पे आई साउंड जो है रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। विच ग्रेट इवेंट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। ठीक है, इस सोनेट में जो है किस इवेंट को रिफ्लेक्ट किया गया है? फर्स्ट है वॉरक्यू मूवमेंट, सेकेंड है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, थर्ड है कार्टिस्ट मूवमेंट या फिर सफरेज मूवमेंट। ओके, तो जैसा मैंने बताया था, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस किस मूवमेंट पे बेस है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर बेस है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा था और हम अपनी प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया, पोएट के बारे में डिस्कस किया, देन पोएम के बारे में एक्सप्लेन किया और उसके बाद उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।